हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PCS मार्गदर्शक पर। जैसा कि आप जानते हैं, आशीष सर के मार्गदर्शन में सारी क्लासेस चल रही हैं। आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज फिर मैं एक बार बायोलॉजी के क्लास के साथ उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले के लेक्चर्स में मैंने सेल से संबंधित सारी बातें कर ली थी। आज हम उससे थोड़ा आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों, अब आज का टॉपिक देखिए क्या है। आज का टॉपिक देखिए, बोर्ड पर लिखा है बच्चों, सेल ऑर्गेनेल। क्या है टॉपिक? सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, अब इन बातों को हम लोग समझेंगे। अब हमने सेल को समझा, सेल को अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा। अब हम लोग सेल ऑर्गेनेल को समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। उसी हिसाब से आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज की क्लास भी बहुत रोमांचक होने वाली है। आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं आज कोशिश करूंगा सेल ऑर्गेनेल से संबंधित जो बेसिक बातें वो सारी मैं आपको बता दूं। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम लोग क्लास में अपने अग्रसर होते हैं, हम लोग अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। आप देखिए बोर्ड पर क्या लिखा है बच्चों, सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल। अब सेल मतलब तो पिछले 2-3 लेक्चर से आप समझ ही गए होंगे, कोशिका। सेल मतलब कोशिका होती है बच्चों। अब आर्गेनेल शब्द में देखिए आर्गन आया है। आर्गन का मतलब क्या है? आर्गन मतलब अंग, मतलब आर्गन से जुड़ी हुई। तो अब यहां लिखिए अंग। तो कोशिका के अंग। ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें ये बोलना चाहिए, ऐसा प्रतीत होने लग रहा है कि हमें कोशिका के अंग पढ़ना चाहिए। कोशिका के बीच में के अंग, या इसको संधि विच्छेद को जब हम पूरा करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोशिकांग। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? कोशिकांग। मतलब हम आज सेल ऑर्गेनेल में हम कोशिकांग के बारे में समझेंगे। कोशिका से संबंधित जो अंग हैं हम उनके बारे में समझेंगे। ठीक है बच्चों, अब कोशिकांग क्या है आप समझते हैं। अभी जैसे मैंने भूमिका में आपको बताने की कोशिश की कि कोशिकांग मतलब यह है कि ऐसा पार्ट जिसके बिना सेल अधूरा है। जैसे पेड़ हो लेकिन पेड़ की शाखा ना हो तो पेड़ अधूरा है। उसी तरीके से सेल है, तो सेल की शाखा जो है यही ऑर्गन्स हैं, कोशिकांग हैं बच्चों। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि हम कोशिकांग के बारे में थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि हम शब्द को बेहतर रूप से डिफाइन करने के प्रयास करते हैं। हर लेक्चर में मैं इस बात पर फोकस भी करता हूँ कि आप जब शब्द को समझ लेंगे, शब्द को पकड़ लेंगे, अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, तो आपको कभी भी डिफिनीशन बनाने में या आगे लंबे समय तक याद करने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे आगे की तरफ। देखिए हम लोग आगे आज लिखते क्या हैं, क्योंकि थोड़ा लिखना भी बहुत जरूरी है। तो पहला काम हम लोग ये करते हैं कि आज हम लोग कोशिकांग के बारे में पहले लिखते हैं कि कोशिकांग क्या है। जैसे जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग के अलग अलग कार्य हैं, उन्हीं अलग अलग कार्यों के लिए जो अंग बने हुए हैं उनको हम कोशिकांग कहते हैं। सेल के विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए जो अंग जरूरी हैं उनको हम कोशिकांग कहते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब एक प्रकार से सपोर्ट सिस्टम उस सेल के काम करने में कौन सी चीजें सहायता प्रदान करती हैं उनको हम कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, अब यहां थोड़ा हम लिख लेते हैं। जो बातें हमने बोली उसको थोड़ा लिखना जरूरी है। आप भी कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, आप भी लिखना शुरू करिए। यहां लिखिए कि जिस प्रकार से, यहां लिखिए बच्चों, जिस प्रकार से शरीर के
विभिन्न शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं, उसी तरह कोशिका के भीतर स्थित संरचनाएं विशिष्ट कार्य करती हैं। विशिष्ट, पहले इसको आप लिख लीजिए हमारे साथ, फिर मैं इसको समझाता हूँ, क्योंकि लिखने के साथ समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी चीज़ को समझते हैं तभी हम उस बारे में कोई थॉट डेवलप कर पाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम आज क्या पढ़ रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल मतलब कोशिका के अंग या कोशिकांग। ठीक है बच्चों, अब इसका देखिए डिफिनीशन क्या है, एक एक बात को समझते जाइए। देखिए डिफिनीशन क्या है, जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं, उसी तरह कोशिका के भीतर स्थित संरचनाएं विशिष्ट कार्य करती हैं। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है विशिष्ट। अब विशिष्ट का मतलब क्या है, विशिष्ट का मतलब ये है कि कोई ऐसा कार्य जिस कार्य के लिए किसी विशेष रूप से किसी की आवश्यकता होती है। विशिष्ट कार्य का मतलब ये भी हुआ कि ये कार्य उन चीजों से हो सकता है जो बहुत विशिष्ट तौर पर जरूरी हैं। इसीलिए यहां क्या लिखा है कि जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं, उसी तरह कोशिका के भीतर स्थित संरचनाएं विशिष्ट कार्य करती हैं। सेल ऑर्गेनेल आज का टॉपिक है, कोशिकांग हमारा आज का टॉपिक है, आप जानते हैं। आज हम समझेंगे कोशिका के अंग कौन कौन से हैं। अंग का मतलब जो हमें सहायता प्रदान करते हैं, वो कौन सा ऐसा समूह है, कौन सा ऐसा ग्रुप है जिनसे सेल के कार्य आसानी से हमारी शरीर में हो जाते हैं। तो आप इस डिफिनीशन को पढ़ के समझ सकते हैं क्या है, जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं, उसी तरह कोशिका के भीतर स्थित संरचनाएं विशिष्ट कार्य करती हैं। उन्हीं को हम लोग सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। वो बहुत जरूरी हैं। जब तक वो सेल के साथ एक कदम नहीं मिलाएंगी, तब तक हमारे शरीर में कोऑर्डिनेशन सिस्टम डेवलप नहीं हो पाएगा और हमारा शरीर सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। चूंकि आज हमारे गोल में कुछ ऐसी बातें नहीं थी कि लिखने लायक हो, मेरा आज गोल ही बस इतना है कि सेल ऑर्गेनेल को समझना है और सेल ऑर्गेनेल से संबंधित जो ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं उनके नाम को समझना है, उनको थोड़ा बहुत इलाबोरेट करना है। इसलिए मैंने गोल के तौर पे यहाँ सेल ऑर्गेनेल लिखा हुआ है। अब देखिए सेल ऑर्गेनेल में एक बहुत कॉमन बात जो हमने यहाँ लिखी है वो है मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन का मतलब आप जानते हैं झिल्ली, मतलब कौन से ऐसे कोशिका के अंग हैं जो मेम्ब्रेन से मतलब जो झिल्ली युक्त हैं। यहां लिख सकते हैं आप झिल्ली युक्त, ठीक है। और यहां आप लिख सकते हैं झिल्ली रहित, मतलब जो मेम्ब्रेन बाउंड हैं और जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। ठीक है बच्चों,
अब थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं। अब ये बात करते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड कौन से होते हैं और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन से होते हैं। एक बार एक लिस्ट बनाइए, आप लोग भी अपनी कॉपी में एक लिस्ट बनाइए कि मेम्ब्रेन बाउंड कौन से हैं। एक बार एक जगह हम लोग लिख लें तो जिससे भूलेंगे नहीं। मेम्ब्रेन बाउंड वो कौन कौन से ऑर्गेनेल हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड हैं, ठीक है। अब देखिए मेम्ब्रेन बाउंड में भी एक विशिष्ट बात, मेम्ब्रेन बाउंड तो चलिए ठीक है, झिल्ली युक्त है। झिल्ली किस लिए हमने बताया था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सेल के साइज के लिए, सेल के शेप के लिए, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत जरूरी काम था प्रोटेक्शन, बचाव। किसी चीज के लिए बचाव भी जरूरी ना। हमारे शरीर में हर अंग को इस तरीके से रखा गया है कि एक दूसरे से कनेक्टिविटी जरूर हो, मतलब एक दूसरे से लगाव जुड़ाव जरूर हो, लेकिन एक दूसरे की वजह से किसी को दिक्कत ना हो, ठीक है। इसलिए हमारे शरीर में हर चीज को एक प्रॉपर प्लेस दिया गया है, और प्रॉपर प्लेस के साथ बच्चों एक ऐसा प्रोटेक्शन दिया गया है कि जिससे वो अंग हमारा बचा रहे, खराब ना हो। तो यहां पे देखिए झिल्ली युक्त मतलब मेम्ब्रेन बाउंड। अब बताइए मेम्ब्रेन बाउंड में भी मैंने क्या बताया कि इसमें भी दो पार्ट हैं। दो पार्ट क्यों, मतलब एक है जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब एकल झिल्ली युक्त, क्या है, एकल झिल्ली युक्त। भाई जब सिंगल है, अकेला है, तो उसको हम लोग कहेंगे एकल झिल्ली युक्त। अब जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, वो द्विझिल्ली युक्त होंगे। यहां लिख सकते हैं द्वि, या इस तरीके से हम लोग लिखते हैं द्विझिल्ली युक्त। आप लोग बच्चों हमारे साथ अपनी कॉपी में लिखते जाइए। जब आप लिखते हैं किसी चीज को, तभी आपके दिमाग में वो चीजें काफी लंबे समय तक संग्रहित रहती हैं। इसलिए लिखना जरूरी है। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जिस चीज को पढ़ें उसे जरूर एक जगह लिखें, नोट्स बनाएं। ये आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेगा। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। सेल ऑर्गेनेल हमारे टॉपिक का आज नाम है। कोशिका के अंग, कोशिकांग। हमने बताया कि सेल ऑर्गेनेल का मतलब यह है कि जो शब्द पर आप जरूर फोकस करिए, क्योंकि हम हर लेक्चर में एक बात जरूर कहते हैं कि अगर आप किसी शब्द को समझ लिए तो आप उससे संबंधित जानकारी अपने पास रख सकते हैं। चलते हैं बच्चों आगे थोड़ा। अब इसमें हम लोग क्या काम करेंगे कि हम लोग थोड़ा ये पढ़ने का प्रयास करेंगे, ये समझने का प्रयास करेंगे कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते कौन कौन से हैं। क्योंकि ये भी तो जानना जरूरी है कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कौन से हैं और डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन से हैं। तो एक जगह अब लिखिए, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। अब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में 4-5 नाम हैं, उनको आप याद करने के तौर पर एक जगह लिख लीजिए। जैसे गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी अब समझ रहे हैं गोल्जी का है। जैसे RER, RER क्या है बच्चों, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी हम समझाएंगे आगे। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, लाइसोसोम,
वैक्यूल, और एक नाम और है पराक्सीसोम। यहाँ हम थोड़ा सही कर देते हैं, स्पेलिंग जब आप सही लिखेंगे तो आपको वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। इसलिए जब भी लिखें स्पेलिंग जरूर सही लिखें, किसी भी तरीके की त्रुटि से उस शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। देखिए बच्चों, क्या है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब एकल झिल्ली युक्त में हम लोगों ने कितने नाम पढ़े? 5 नाम। गाल्जी बॉडी, RER, SER, ये दोनों एक ही भाग है। ये एक प्रकार से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER के भाग हैं। लाइसोसोम, वैक्यूल, पराक्सीसोम। ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग डबल मेम्ब्रेन बाउंड भी एक जगह लिख लेते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड, इनमें तो बस 2 नाम है। एक है माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया, और एक है प्लांट सेल में समझ लीजिए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल। अब कहिए हम इनको हिंदी में भी यहाँ लिख देते हैं। गोल्जी काय, ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल, पराक्सीसोम। इसी तरीके से यहां भी लिख देते हैं माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकांड्रिया, और यहां लिख देते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि हमने सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, इन सारी चीज़ों की बात पिछले लेक्चर में कर ली है। इसलिए आज मेरा सिर्फ एक फोकस है, सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, कुछ इस पर बात हो जाए। ठीक है। अगर आप हमारे पुराने लेक्चर को देखेंगे जो कि इस चैनल पे पहले से मौजूद हैं, तो आपको पुरानी सारी जानकारी एकत्र हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेल से संबंधित बातें हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप रिलेशन, आप कनेक्टिविटी बनाने के लिए पुराने लेक्चर्स को जरूर देखें। ठीक है, ये तो मेम्ब्रेन बाउंड की बात हो गई। और मेम्ब्रेन बाउंड में भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और डबल मेम्ब्रेन बाउंड की बात हो गई, लेकिन अभी एक पार्ट बचा हुआ है, वो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। तो हम लोग थोड़ा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपने पढ़ा, हमने बताया कि सेल ऑर्गेनेल 2 पार्ट में डिवाइड है, एक मेम्ब्रेन बाउंड और एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड में भी फिर सब डिवाइड है 2 पार्ट में, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो हमने सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और डबल मेम्ब्रेन बाउंड की बात कर ली है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी बच्चों? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। तो यहां हम लोग हेडिंग डालते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। पढ़ते रहिए, आप लोग जितना लगातार पढ़ेंगे उतना आपको
अधिक से अधिक लाभ होगा आपकी परीक्षाओं में। अब थोड़ा नॉन मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं, थोड़ा हटकर। राइबोसोम, चलिए हम साथ में इसकी हिंदी भी लिखते चलते हैं। राइबोसोम, दूसरा सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल भी कह सकते हैं, लेकिन हम लिखते हैं सेंट्रोसोम आप लोग के सरलता के लिए, जिससे आप लोग को याद हो जाए। सेंट्रोसोम, एक नाम और लिखते हैं, बेसल बॉडी। चूंकि आप नाम से समझ सकते हैं, अगर नाम पर आप फोकस करेंगे, किसी के भी नेमिंग पर फोकस करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों किसी का नाम ऐसा रखा गया है। माइक्रोट्यूब्यूल, और लास्ट हम लोग लिख लेते हैं माइक्रोफिलामेंट। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे चलेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कुछ बेसिक बातें कुछ ऑर्गेनेल की हम यहां आपसे डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में, ठीक है बच्चों। अब यहां पर हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा बात कर लें। इंपॉर्टेंट भी है ये। हम लोग रैंडम किसी का भी एक दिन किसी न किसी ऑर्गेनेल को हम लोग डिस्कशन के तौर पर रखेंगे, जिससे वो ऑर्गेनेल हमें पूरी तरीके से याद हो जाए। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया, आपको शब्द से कुछ ऐसा महसूस हो रहा होगा, कुछ अनुभूति हो रही होगी आपको कि कोई ऐसी चीज माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा मतलब लग रहा होगा कुछ स्मॉल स्मॉल चीजें कुछ ऐसी। मतलब कॉन्ड्रिया शब्द का मतलब आप समझते हैं, कॉन्ड्रोसाइट, इसी शब्द से बाद में कॉन्ड्रोसाइट डेवलप हुआ है, जो कार्टिलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसी तरीके से ऑस्टियोसाइट जो बोन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या हम लोग कहते हैं। पहली बात तो इसकी हिंदी आप लोग जानना जरूरी है। इसको अगर एक और नाम से लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं सूत्रकणिका, सूत्रकणिका लिख सकते हैं, ठीक है।
पहली बात तो जब किसी चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं तो समझते हैं कि उसकी जो बहुत बेसिक बात है, बेसिक बात कहीं छूट ना जाए हमसे। उस बेसिक बात को समझने के लिए आप 2-4 पॉइंट्स यहाँ लिखिए। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? पहला पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? एल्टमैन ने। अल्टमैन। ईयर था, ईयर भी बहुत जरूरी है। ईयर लिखिए बच्चों 1890 में, ठीक है। लेकिन अल्टमैन साहब जो थे, अल्टमैन साहब ने इसको बायोब्लास्ट कहा था। क्या कहा था? बायोब्लास्ट। बायोब्लास्ट। और ये जो शब्द आप सुनते हैं, जो अभी प्रचलित है, कई वर्षों से जो चलता चला आ रहा, माइटोकॉन्ड्रिया, इस शब्द को जिस साइंटिस्ट ने दिए था उनका नाम था बेंडा। बेंडा ने इस शब्द की खोज की थी, माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक चीज और जान लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना आप लोगों ने लिख लिया। एक चीज और ये जान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब क्या है? पावर हाउस का मतलब क्या है? पावर हाउस मतलब क्या हो सकता है? पावर हाउस का मतलब वो हुआ ना, जैसे बिजली घर, जिसको कहते हैं बिजली घर। अब बिजली घर में क्या काम क्या है? बिजली घर में जितनी भी तरीके के, पूरे समझ लीजिए कि बिजली के तार होते हैं, सारे कॉलोनी के खंभों के जितने भी तार होते हैं, उन सब का जो एक कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन पावर हाउस से मिलता है। मतलब एक ऐसा चीज जिसके पास, या ऐसा कह सकते हैं सर्किट, एक प्रकार से ऐसा सर्किट जिसमें डिफरेंट तरीके के तार, उनका करंट पहुंचता है, उनका बोर्ड होता है, उसको हम पावर हाउस कहते हैं। मतलब जहां से अनेक प्रकार के वोल्टेज से बिजली लोगों के घरों तक पहुंचती है, उसी को तो हम पावर हाउस कहते हैं, बिजली घर कहते हैं। लेकिन अब यहां पर बिजली से मतलब क्या है? सेल का। सेल का मतलब तो बिजली से कुछ है नहीं। अब बिजली से अगर सेल को आप जोड़ना भी चाहें तो मतलब उसकी है एनर्जी। एनर्जी मतलब एटीपी। एटीपी हमने बताया था बच्चों, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका पूरा नाम क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें फास्फेट के 3 बॉन्ड हैं, ठीक है, या 3 बॉन्ड से मिलकर, फास्फेट के 3 बॉन्ड से मिलकर जो संरचना बनी है उसको हम एटीपी कहते हैं। यही तो है हमारे यहाँ एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब करेंसी मतलब भी आप लोग जानते हैं, नोट, जिसको हम करेंसी कहते हैं। नोट, नोट का काम क्या है? हम जो व्यापार करते हैं उसमें आदान प्रदान की जो चीजें हैं वो करेंसी के माध्यम से होती है। तो वही एटीपी के माध्यम से ही हमारे शरीर में फंक्शंस का आदान प्रदान होता है। मतलब एक काम दूसरे काम से कनेक्शन जो बना हुआ है, उस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत जिम्मेदार है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बच्चों इरेगुलर हो जाए तो समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में जो डिफरेंट तरीके के फंक्शन हो रहे हैं उनमें कितनी ज्यादा मात्रा में परेशानियां आ सकती हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको सूत्र कणिका कहते हैं, इसकी खोज अल्टमैन साहब ने की थी। ईयर देखिए 1890 में। ठीक है, ठीक है बच्चों।
लेकिन अल्टमैन साहब ने इसको क्या बोला था, बायोब्लास्ट, उन्होंने बोला था बायोब्लास्ट। लेकिन एक और साइंटिस्ट आए बेंडा, बेंडा ने इसके असली नाम को रखा माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया किसमें मिलता है किसमें नहीं, मतलब बैक्टीरिया जिसको हम लोग जीवाणु कहते हैं, समझ गए। और नील हरित शैवाल मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में बच्चों छोड़कर सभी सजीव, सजीव मतलब जो हमने आपको बताया था लिविंग, जंतु और पादप मतलब एनिमल और प्लांट, एनिमल और प्लांट सेल में ये आपको मिलेगा। किसको छोड़कर बच्चों, बैक्टीरिया, जीवाणु और नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, इन दो को छोड़कर आपको हर जगह सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जरूर मिलेगा। हमारे शरीर में भी है माइटोकॉन्ड्रिया, जंतु के भी शरीर में है भाई, जंतु में मतलब हम भी आते हैं एक बड़े क्लास में, और प्लांट पौधे में भी है, पादप में भी पाया जाता है। ठीक है बच्चों, इतना नोट करिए आप। अब एक और बहुत जो बेसिक बात है, अब माइटोकॉन्ड्रिया इतने सारे काम करते हैं तो इसके पास कुछ चीजें होनी चाहिए, मतलब इसके पास डीएनए होता है, डीएनए प्रेजेंट, आरएनए प्रेजेंट। चूंकि ये डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल की बात है, मॉलिक्यूलर बेसिस की कुछ बातें हम जब करेंगे तो आपको ये बात बताएंगे। अभी के लिए आप नोट कर सकते हैं डीएनए और आरएनए। डीएनए मतलब आप सभी जानते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये सब भी एक प्रकार से एमिनो एसिड के फॉर्म में मिलते हैं हमें। ठीक है, एक और बात जो यहाँ है, हम कह सकते हैं राइबोसोम भी मिलता है। अब राइबोसोम की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन राइबोसोम के बारे में आप इतना जान लीजिए कि राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। और राइबोसोम के दो पार्ट होते हैं, 70S और 80S। ठीक है, हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, कोई बात नहीं, हम इसके बगल में लिख देते हैं, बस आप नोट करते जाइए अच्छे से। इसके दो पार्ट हैं, 70S और 80S। इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन अब नाम आ गया था कि राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया। और यस, ये जो नाम लिखा यस यूनिट, जैसा हमने बताया मैथ में यूनिट का बहुत बड़ा रोल है, उसी तरीके से बच्चों यूनिट कहीं भी हो उसका बहुत बड़ा, ये जो यस नाम आया है, ये नाम है स्वेडबर्ग यूनिट, इस साइंटिस्ट के नाम से है स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है बच्चों, इतना आप नोट करिए तब तक। अब आगे हम इसका जो है एक फिगर बनाएंगे। फिगर बहुत जरूरी है, जैसे लिखना, पढ़ना, उसी तरीके से डायग्राम मतलब चित्र बनाना बहुत ही जरूरी है। डायग्राम को बनाए बिना जब तक आप चित्र अपने मन में नहीं बनाते हैं तब तक आप उसके चरित्र को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए चित्र के साथ चरित्र का संबंध है, चित्र जरूर बनाएं। देखिए हम आपके साथ बनाते हैं, आप लोग ने बुक में देखा भी होगा, मतलब किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग जो है फिगर बनाते हैं। कुछ इस तरह होता है बच्चों। अब इसमें जो है ये एक प्रकार से आप जो ये देख रहे हैं, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है,
इसमें क्या होते हैं, इसमें क्रिस्टी और मैट्रिक्स पाए जाते हैं, क्रिस्टी और मैट्रिक्स पाए जाते हैं। क्रिस्टी का काम क्या, अब देखिए क्रिस्टी आ गया। अब क्रिस्टी आने से मेरे मन में एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्रिस्टी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। क्रिस्टी जो होती है बच्चों, वो सरफेस एरिया को बढ़ाने में मददगार होती है। सरफेस एरिया इनलार्ज बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होती है क्रिस्टी। अब इसमें क्या है कि और भी संरचनाएं होते हैं, इसमें सेल ऑर्गेनेल है तो भाई सारी बातें जो हमने आपको बताई, राइबोसोम, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन एक बेसिक फिगर आपको इस तरीके से मन में याद रखना है तो जिससे आप किसी चीज़ को तुरंत रिलेट कर सकें। अब देखिए इसमें एक कुछ और बेसिक बात आप लिख लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन, फैट, ये सब कितने होते हैं। ठीक है बच्चों, आरएनए, डीएनए जिसका जिक्र हुआ था, तो इसकी मात्रा कितना। फैट को आप एक नाम और दे सकते हैं, फैट की जगह आप फास्फोलिपिड भी लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ आपके लिए फास्फोलिपिड लिख देते हैं। आज माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनको आपको समझाएंगे हम। मतलब प्रोटीन देखिए बच्चों 65 से 70% होता है। प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। प्रोटीन आप जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में सारी बात बताई थी कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स में शामिल हैं। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट। आरएनए देखिए बच्चों, आरएनए कितना है, 0.5%। फास्फोलिपिड बच्चों, फास्फोलिपिड जो है 25% होता है, और इसका तो एक प्रकार से नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मतलब इसकी मात्रा का कोई जो है वैल्यू नहीं है। इन बातों को आप नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको एक रिकैप देता हूं, फिर रिकैप के साथ हम अपनी क्लास को आज यहीं समाप्त करेंगे। फिर आगे के जो ऑर्गेनेल हैं उनको हम समझेंगे। आज का हमारा लेक्चर था बच्चों सेल ऑर्गेनेल, क्योंकि सेल से संबंधित हमने सारी बातें कर ली हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए लिख देता हूं मैं एक बार। कोशिका, यहाँ कोशिका आप जानते भी हैं। अब इसके ऑर्गेनेल का मतलब अंग, तो मतलब आज हमने जो है कोशिका के अंग के बारे में समझा। क्यों? क्योंकि जैसे कोई पेड़ होता है तो पेड़ की शाखा होना बहुत जरूरी है, शाखा के साथ ही उस पेड़ के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। उसी तरीके से हमारे अंदर सेल के साथ सेल के ऑर्गेनेल होने बहुत जरूरी हैं, जो सेल के साथ वर्क करने पर हमारी शरीर को बेहतर रूप से एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं या बेहतर तरीके से हमारे शरीर को संचालित कर सकते हैं। इसलिए सेल के साथ सेल ऑर्गेनेल का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब जब हमने सेल ऑर्गेनेल की बात की तो उसमें एक बात आई कि मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब झिल्ली रहित और झिल्ली युक्त, ये भी होना चाहिए। मतलब कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो झिल्ली युक्त हैं और जो झिल्ली रहित हैं, तो मैंने उनके बारे में भी लिखा कि एक तरफ लिखा हमने झिल्ली युक्त और एक तरफ हमने लिखा झिल्ली रहित। अगर आपको नाम न याद आता हो तो हम एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। अब उसके बाद जब हमने झिल्ली रहित की बात की, जब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड की बात की बच्चों, तो हमने जो है राइबोसोम, जो है बेसल बॉडी, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इन सारे शब्दों को हमने यहाँ लिखा।
और जब हमने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में दो पार्ट किया, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और डबल मेम्ब्रेन बाउंड बच्चों, तो फिर हमने दो पार्ट डिवाइड किया। तो उसमें लिखा एक तरफ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में हमने फिर कौन से नाम लिखे, गाल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है बच्चों, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि उसके पार्ट हैं, लाइसोसोम, वैक्यूल, पराक्सीसोम, इन सारी बातों को हमने एक तरफ लिखा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हमने इधर क्या लिखा, इधर हमने लिखा, आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखा भी होगा, एक बार उस जो बात मैं बोल रहा हूं उससे आप रिलेट करते चलिए। फिर इधर हमने लिखा डबल मेम्ब्रेन बाउंड, और डबल मेम्ब्रेन बाउंड में हमने सीधा सीधा लिखा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक पार्ट लिखा प्लांट से संबंधित, क्लोरोप्लास्ट। चूंकि डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल में केवल एक पार्ट था, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है बच्चों। तो मैंने उसको सोचा कि आज मैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड में से एक ऑर्गेनेल लेता हूं माइटोकॉन्ड्रिया, उसको मैं समझाऊंगा। तो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यहां सारी बातें लिखी। माइटोकॉन्ड्रिया के किसने खोज की, अल्टमैन साहब ने। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया, बेंडा जी ने दिया, ठीक है। अल्टमैन साहब ने इसको बायोब्लास्ट पहले बोला था, ठीक है। अब हमने ईयर भी बताया कि किस ईयर में इसकी खोज हुई थी, तो वो सारी बातें आप अपनी कॉपी में जरूर लिखे होंगे। फिर हमने बताया कि डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो फिर हमने इसकी सारी वैल्यू लिखी यहाँ पे कि 65 से 70% प्रोटीन होता है, फास्फोलिपिड 25% होता है, आरएनए 0.5% होता है, और डीएनए बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। मतलब इसका जो है मात्रा अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म मात्रा में ये आपको पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। फिर हमने फिगर बनाया, एक ऐसा स्केच, फिगर कहें या स्केच कहें, जिससे आपको तुरंत ये बात मन में चलने लगे, दिमाग में ये बात आने लगे कि आखिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या क्या हम सोच सकते हैं, ठीक है। और हाँ, बहुत बेसिक बात हमने एक बात बताई कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब पावर हाउस का मतलब आप जानते हैं बिजली घर, उसके बारे में भी हमने समझाया कि जैसे सारे खंभों की, जो सारे खंभे उनकी जो लाइट के तार होते हैं, उनके जो इलेक्ट्रिक के तार होते हैं, उन तार का जो समूह होता है जिसको हम ट्रांसफार्मर कहते हैं, उन समूहों से भी निकलने वाले तार का एक कनेक्शन बिजली घर में हर वक्त मौजूद होता है सर्किट के साथ, कि जब कभी शॉर्ट सर्किट हो तो हम बिजली घर से उस चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, या ये चेक कर सकते हैं कि 220 वोल्ट जो कि हमारे घर में लाइट आती है वो आ रही है कि नहीं आ रही, क्या भी। तो उसी हिसाब से जो हमारा काम पावर हाउस ऑफ द सेल सेल में है, सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए कहते हैं कि ये उन सारी बातों का ख्याल रखता है कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कि नहीं, एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनी है कि नहीं, सेल के जो डिफरेंट फंक्शन है वो अच्छी तरीके से हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है, कोई भी सेल का स्ट्रक्चर डैमेज तो नहीं है। तो इन सारी बातों का समूह इसी को पता होता है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब एक बात और आप लिख लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में सभी तरीके के जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो भी हम खाते पीते हैं खाद्य पदार्थ, उनका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीकरण का मतलब एक प्रकार से ऑक्सीजन इसी से बननी शुरू होती है। भाई जब ये पावर हाउस है, जो हमने खाया पिया वो सारी चीजें हमारे स्टमक में गई, लेकिन स्टमक के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका जब रिएक्शन होता है फूड पार्टिकल के साथ तो ऑक्सीजन जनरेट करता है। ऑक्सीजन जनरेट करता है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, जो कि अभी हमने लिखा था एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जनरेट करता है तो वही एनर्जी हमारे ब्लड के थ्रू सारे डिफरेंट
बॉडी के स्ट्रक्चर को, डिफरेंट सेल को पहुंचता है, जिससे उस सेल को या उस स्ट्रक्चर को एनर्जी मिलती है, या ये कहें कि इससे पूरे शरीर को, हमें पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अब भाई जब किसी चीज से हमें कोई लाभ मिलता है तो हम उस चीज को बहुत संजो कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। तो उसी तरीके से हमारा ये दायित्व है कि हम अपने सेल और सेल से संबंधित चीजों को सही रखने के लिए हम अपने शरीर को जरूर स्वस्थ रखें, तभी ये सारे फंक्शन होंगे। ठीक है बच्चों, अब इनके आगे के जो सेल ऑर्गेनेल और बचे हुए हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट कराऊंगा। आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की क्लास सेल ऑर्गेनेल हमने शुरू कर दिया था, उसमें भी हमने सारी बात बताकर माइटोकॉन्ड्रिया भी आज हमने कंप्लीट कर दिया। बाकी जो सेल ऑर्गेनेल बचे उनको मैं आने वाले लेक्चर में कंप्लीट जरूर करूंगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। जब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।